बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं टीडी डिजिटल। अफ़गानिस्तान में एंड गेम जो है वो अपने एंड पे तकरीबन ऐसे लगता है कि पहुंचती हुई नज़र आ रही है और उसके बाद के हालात शायद जल्द शुरू हों। और उसकी वजह यह है कि आज तालिबान ने काबुल से मुत्तसिल सूबा गज़नी जो है उस पर कब्ज़ा कर लिया। हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं और आगे क्या होने वाला है वो भी हम आपको बताते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपकी कोई राय बने तो कमेंट बॉक्स में जाके कोशिश कीजिए कि इस पे कोई कमेंट भी दें और अपनी राय दें, ताकि हम आपकी राय की रोशनी में इन वीडियोस को और आगे टेलर कर सकें आपकी ज़रूरियात के मुताबिक। गज़नी पे कब्ज़ा उनका हो गया। इससे कबल कल तालिबान की इस ऑन स्लॉट के बाद अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी आर्मी चीफ़ को बरतरफ़ कर दिया था और उसकी जगह नए आर्मी चीफ़ को अपॉइंट किया और फ़ौरन ही उनकी हल्फ वफ़ादारी भी हो गई और उन्होंने चार्ज संभाल लिया। इसका मकसद ये था कि आर्मी चीफ़ या तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे या वो अशरफ गनी हुकूमत के साथ, काबुल हुकूमत के साथ लॉयल नहीं है और उनकी हमदर्दियाँ अंदर से दूसरों के साथ, इसीलिए जो पीछे से कुमक नहीं जाती या वो रब्ता नहीं करते और फ़ौज सरेंडर कर देती है। लेकिन दूसरा आर्मी चीफ़ अपॉइंट करने के साथ ही अर्थ शेकिंग दो चीज़ें और हुई हैं। एक तो ये गज़नी का फॉल कर जाना और दूसरा फ़रा सूबे में पूरे एक ब्रिगेड ने सरेंडर कर दिया अपनी हमवी व्हीकल्स और टैंक्स और बाकी चीज़ों के बावजूद। एक ब्रिगेड आप इमेजिन करें कि एक कोर में, एक डिवीज़न में 2 ब्रिगेड आम तौर पे होते हैं और 2 डिवीज़न अगर हो फ़ौज हो तो एक कोर बन जाती है उसकी। और 80-90 हज़ार 1 लाख लोगों की स्ट्रेंथ को से मिलती जुलती को एक कोर कहा जाता है। यानी कि तकरीबन 25-30 हज़ार लोगों की स्ट्रेंथ जो कि एक ब्रिगेड होता है उसने सरेंडर कर दी बग़ैर लड़े। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया आर्मी चीफ़ मुकर्रर करने के उन्होंने किया है, नीचे भी डिसेंशन है। नीचे फ़ौज, सारी की सारी फ़ौज भी जो है वो भी ये चाहती है कि ये वॉर ख़त्म हो और अशरफ गनी जाए। तो लगता ये है कि एंड गेम जो है दैट इज़ नॉट अप्रोचिंग, दैट इज़ नॉकिंग एट द डोर। क्योंकि गज़नी वो सूबा है जो काबुल के साथ मिलता है, सारी सप्लाईज़ और वहाँ से होके जाती हैं और आना जाना। तो एक तरह का वो जो महसूर कर देना होता है, वो कहते हैं ना कि हमने एक बड़ा यहाँ सुना था कि लाल मस्जिद पे जब ऑपरेशन, उन्होंने कहा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी, इर्द गिर्द से घेर लेते, बिजली पानी बंद कर देते, कुछ देर के बाद वापस खुद ही बाहर आ जाते। तो ये बिजली पानी बंद करने वाला मामला जो है, काबुल का दाना पानी बंद करने वाला बात उस तरफ अब जाती हुई नज़र आ रही है। आज पाकिस्तान ने स्पिन बुलदोग का बॉर्डर जो खोल दिया था चमन के साथ उनका कि लोग गुजरते रहेंगे, आज उसको दोबारा से बंद रखने का फ़ैसला किया है। कल फैसला था खोलेंगे, आज वो नहीं उसको खोल रहे, तो दोबारा से बंद रखने। लगता ये है कि तालिबान के हाथ में से गेम निकल गए, तालिबान के वजह से अशरफ गनी के हाथ से गेम निकल गई है। और इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद की जो अगली गेम है उसकी तैयारी दुनिया भर में होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले जो मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि पेंटागन की तरफ से या स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, बहरहाल अमेरिका की तरफ से एक महकमे की तरफ से आज ब्रीफिंग दी गई है और उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेके कहा कि हम इनकरेज करते हैं कि सेफ़ हेवन्स इन्हें ना दें आप तालिबान को, जो कि दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है और आपके लिए भी ख़तरा है इनको सेफ़ हेवन देना। यानी कि कल कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद जो हमारे आर्मी चीफ़ ने कहा था कि हमें कुर्बानी का बकरा ना बनाया जाए, आपका अपना कसूर है, आज वो दोबारा से कह रहे हैं कि उनसे ना दिए जाए। उसके साथ ही इंडिया ने भी बड़ा वावेला शुरू किया हुआ है, क्योंकि दोहा में जो ट्राइका की मीटिंग हो रही है, ट्राइका प्लस, ट्राइका से मुराद है रूस, चीन और अमेरिका, 3 जो बड़ी दुनिया की पावर्स हैं इस वक्त। हमेशा से ये 3 रही हैं, कम से कम इस सदी में, तो इस सदी के मिडल से बाद से तो रही हैं। तो उस ट्राइका को ट्राइका प्लस कह के उसमें पाकिस्तान को शामिल किया गया और रूस ने जो है वो इंडिया को मना कर दिया उसमें आने से कि आप इमीडिएट नेबर नहीं हैं, आप ना आएँ। तो
उधर भी निगोशिएशंस हो रही हैं और तालिबान का एक और वफ्द जो है वो अमेरिका से भी बातचीत कर रहा है, जो कि कोई इतनी अच्छी बातचीत अभी तक उसके कोई नतायज इतने अच्छे सामने आए नहीं। तो एंड गेम के बाद की जो गेम है उसकी तैयारी शुरू है सबको, अभी इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। दो चीज़ें बड़ी अब पाकिस्तान के लिए दो चीज़ें बड़ी अहम होती। एक तो लगता है कि महाजरीन जो हैं, जो अशरफ गनी के लोग थे, वो काफ़ी सारे अब वहाँ से निकल के इस तरफ आना शुरू होंगे। तो एक तो ये महाजरीन वाला मामला पाकिस्तान को फेंस के साथ से टैकल करना पड़ेगा, अब एक्टिवली करना पड़ेगा। प्लानिंग का वक्त अब तकरीबन गुजर गए अगर वो आते हैं। दूसरा हैरान कौन है कि IMF ने पाकिस्तान के कर्ज़े का कोटा बढ़ा दिया था, जिसे वो स्टैट्यूटरी ड्राइंग राइट्स कहते हैं, STR, कि पाकिस्तान को 200 मिलियन STR दें, 300 मिलियन। तो एक ज़माने में उससे वो लोग 200 मिलियन डॉलर समझते थे, कई दफ़ा डॉलर ज़्यादा बन जाते थे और कम। तो वो जो स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान का कोटा उन्होंने बढ़ा दिए कि ज़रूरत पड़े तो पाकिस्तान ज़्यादा ले सकता है। दूसरी तरफ ऑन ग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो निगोशिएशंस हो रही हैं उसमें वो कह रहे हैं कि आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं, क्योंकि अगर बिजली की कीमतें ना बढ़ाएं तो जो लॉस है वो पूल होता है सर्कुलर डेट में जाके, और सर्कुलर डेट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर इसको रोकने की कोशिश करें तो आपकी वहाँ पे फिर जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना शुरू हो जाता है, या फिर आप सूद में इजाफा करें। तो ये जो कॉकटेल है इन तीन चीज़ों की, इसमें बजाय पाकिस्तान को फ़ायदा देने के या हेल्प करने के, कोविड है और पाकिस्तान को IMF का दिया, पाकिस्तान को हेल्प करे कि इससे बाहर निकल आए, पाकिस्तान को उसी दलदल में रख के तो ब्रीथर देने के ऊपर वो तुल गए हैं जाके। और इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये पेंटागन की जो है, दूसरी तरफ से IMF जो है, ये दोनों तरफ से फाइनेंशियल और दूसरी तरफ से बातचीत का जो है वो पाकिस्तान को सैंडविच करने के लिए उसमें करने। अब आप देखें कि इकॉनमी क्विकली मैं आपको बताता हूँ दो किस्म की होती है। एक आप समझें कि घर है, एक मुल्क जो है वो एक घर की तरह है और पैसे ख़त्म हो रहे हैं। अब पैसे ख़त्म हो रहे हैं तो आप जो घरों में एक बच्चे हैं उनकी पढ़ाई ख़त्म कर दें, खाने में उनको पूरा देना शुरू कर दें, और या अगर कोई काम पे जाता है तो वो कहे कि मैं काम पे आज कम जाऊंगा, एक दिन जाऊंगा, एक दिन, ताकि किराया ना लगे एंड वगैरह वगैरह। दूसरा तरीका ये होता है कि आपकी इनकम ख़त्म हो गई है तो आप नए कारोबार में इन्वेस्ट करें और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाएं ताकि ये आगे निकल के ये जो गैप था इसको फिल कर लें। इसको कहते हैं सप्लाई साइड और डिमांड साइड इकॉनमी। अभी तक जो पाकिस्तान का बुरा हाल था जिस वक्त IMF आया, क्योंकि पहले जो थे उन्होंने माशाल्लाह खूब ख़र्चे किए हुए थे और कर्ज़े लिए हुए थे और अदायगियाँ थी, तो इसलिए डिमांड साइड मैनेजमेंट की, और पाकिस्तान और महंगाई हुई उससे एकदम, कर्ज जब बिजली के रेट बढ़े और सारे, और उससे महंगाई होगी बहुत ज़्यादा। अब शौकत तरीन ने सप्लाई साइड का कहा है कि लोग खुशहाल हों और आगे चले काम, और अब ये एक थोड़ा सा ब्रीथर है और खुशहाली के ज़रिए आगे, तो वो दोबारा डिमांड साइड मैनेजमेंट के ऊपर IMF जो इंसिस्ट कर रहा है। और मुझे तो कम से कम यकीन है, मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का बेशतर जो 20-25 साल का है उसमें से इकॉनमी को बड़ा फोकस किया है, और इस्लामाबाद में होने की वजह से वो भी फ़िस्कल साइड को भी, मॉनेटरी साइड को नहीं, फ़िस्कल साइड को भी, और इंटरनेशनल जो IFIs के साथ चलता है। और हमेशा मैंने देखा है कि जो एक डिमांड आती है पेपर पे, इकनॉमिक साइड पे, उसके पीछे ज़रूर कोई पॉलिटिकल कॉनोटेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मिलिट्री रूल के बाद वो चाहते थे कि ज़रदारी पैर जमाए, और जब कोंडोलीज़ा राइस ने मिसाक जमहूरियत किया तो IMF का हम समझ रहे थे 2-3 बिलियन का, लेकिन 7 बिलियन का पैकेज दिया गया, और उन्होंने पूछा ही नहीं। पाकिस्तान कोई उस दौरान ख़ास जो टारगेट है मीट नहीं था कर रहा, लेकिन कोई किस्त नहीं रोकी गई और 7 बिलियन शौकत तरीन के थे उस वक़्त भी, और NFC भी उस वक़्त हुआ था। तो दूसरी तरफ से अब जो सोशो इकनॉमिक और या सोशो पॉलिटिकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हरकत में अमेरिका ला रहा है, ताकि इसलिए नहीं कि पाकिस्तान को स्कॉश करके फेंक दे, इसलिए कि, और दूसरी तरफ से जनरल ऑस्टिन लॉयड ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कहा कि हम शराकत दारी चाहते हैं ताकि चीन की मुकम्मल गोद में ना जाए। और कैरेट एंड स्टिक, तो स्टिक पहले उन्होंने दिखा दी है, कैरेट का जो है वो, अगर कैरेट जो है कोई और भी, एंथनी ब्लिंकन भी कह सकते थे, जो कैरेट है कि हम पाकिस्तान से तावन करके आगे चलना चाहते हैं,
वो भी उन्होंने मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से दी है कि मिलिट्री तावन अगर करोगे तो ये कैरेट भी है और IMF वगैरह सारा। तो इसलिए पाकिस्तान की पोजीशन अच्छी है इस दफ़ा, बहुत बुरी नहीं है, क्योंकि चाइना और रशिया भी हैं। तो इस दफ़ा ये नहीं है कि हमारा ये काम करो और एल्स और फिर हम पैसे देंगे। इस दफ़ा ये है कि ठीक है, चाइना के साथ जो है कुछ बैलेंस, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान आगे चलने में इस मामले में इस दफ़ा इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छी तरह, बहरहाल एक बात तय है कि सीपेक को रोल बैक करना या स्लो डाउन करने वाली बात जो है, नाउ दैट इज़ नॉट देयर। और असल टारगेट तो अमेरिकन का यही है, अगर डायरेक्ट ये ना हुआ तो फिर कोई इनडायरेक्ट वो चीज़ कहेंगे। जैसे IMF के प्रोग्राम में मैंने पहले भी बताया था कि एक रिटन क्लॉज है कि बाय द मिड ऑफ द प्रोग्राम विच इज़ नाउ, कि आधा प्रोग्राम आधे से ज़्यादा गुजर गया है, जो कमर्शियल लोन है चाइना के, दे शुड स्टॉप, दे शुड बी फ्लैट, कि जो आ रहे हैं और जा रहे हैं नए कर्ज उसकी क्वांटम ना बढ़े। अब पहला जो फेज़ था सीपेक का वो G2G था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मोस्टली कंपनियां थी बट वो गवर्नमेंट्स पर, उनकी इलेक्ट्रिक जो कंपनियां आती हैं मोस्टली गवर्नमेंट की या इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ वगैरह होती हैं इसी तरह से, और उनका पब्लिक सेक्टर होता है मोस्टली। अब दूसरा जो फेज़ 2 है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, एनर्जी पूरी है और रोड और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया हुआ है काफ़ी हद तक। अब क्या चाहिए? अब चाहिए ऊपर बिजनेस, और आके लोग करें तो प्राइवेट सेक्टर होगा। नाउ दैट वुड बी B2B और कमर्शियल लोन होंगे। तो ये क्लॉज था भी, तो इस तरह की कुछ आगे मुझे लगता है कि वो IMF के उसमें एकदम, या अगर डिमांड साइड को उन्होंने दोबारा से कह दिया है तो वो बिज़नेस नए के लिए माहौल कंड्यूसिव नहीं रहता उसके लिए, क्योंकि करंट अकाउंट को फोकस कर रहे हैं आपके, जी गैप हो रहा है, इंपोर्ट्स नहीं कर सकते तो बिज़नेस चलेगा कैसे? रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे? कॉटन अभी हमने मंगाई है तो एक्सपोर्ट हुई है, जो सारी टेक्सटाइल है उसके लिए कॉटन मंगानी पड़ी है बाहर से, तो अगर उसका भी बिल है, मशीनरी भी आएगी सारी। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। 70 साल बिल्कुल एक सुपर पावर के साथ रह के अब मल्टी पोलर वर्ल्ड में पाकिस्तान पहुंच गए, एंड दैट्स अ गुड न्यूज़, क्योंकि मिलिट्री अचीवमेंट्स हो गई हुई हैं, और उस मिलिट्री अचीवमेंट के ऑन द हेड ऑफ दैट पाकिस्तान अब आगे अचीव कर रहा है। आई होप के दे विल अचीव वेल। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हो सके तो प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट अपने जो हैं वो भी अगर हो सके तो दें, ताकि उनकी रोशनी में फिर अगले प्रोग्राम को हम टेलर करें। अल्लाह हाफ़िज़।